हेलो एंड वेलकम टू ऑल्सर एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे BGC 132 की ब्लॉक 4 की यूनिट 2। ठीक है, ये ब्लॉक 4 की है। मैंने उससे पहले के सारे फर्स्ट से लेके 4 ब्लॉक्स की वीडियोस डाल रखी है चैनल पे। आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये यूनिट 2 है ब्लॉक 4 की, और इसके काफ़ी सारे सॉल्व क्वेश्चन पेपर मैंने चैनल पे आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। एंड या अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैंने फ्री PDF बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देख सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू बाय गाइड फॉर दिस, अगर आप चाहते हो कि आप गाइड से पढ़ो तो गाइड का भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप वो भी देख सकते हो। हम शुरू करते हैं हमारी यूनिट 2, विच इज़ लक्ष्मी कैनन एंड इंदिरा सेंट पोएम्स। ठीक है, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और फिर इस यूनिट से अगर आपसे इस यूनिट का रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कुछ भी, तो आप आराम से उसका रिप्लाई दे पाओगे, उसके आराम से अच्छे से मार्क्स कर पाओगे। अगर इसका कोई भी क्वेश्चन है ना, अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो इसके क्वेश्चन में तो आपके पूरे नंबर आएंगे गारंटेड। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, ऑन completing this unit you will understand the challenges in the life of India's first woman ऑटोबायोग्राफर राशा सुंदरी देवी। ठीक है, इसका मतलब है जब हमने यूनिट पढ़ ली तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा उनकी लाइफ के चैलेंजेस, जो इंडिया की फर्स्ट वुमेन ऑटोबायोग्राफर थी राशा सुंदरी देवी, हुज करेज एंड पेशेंस इज़ द सब्जेक्ट ऑफ लक्ष्मी कैनन पोएम। जिनकी बहादुरी और उनकी जो पेशेंस, उनका धैर्य था, वो ही इसका सब्जेक्ट है। मतलब जो उनकी लक्ष्मी कैनन पोएम है उनका सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट मतलब उसका पूरी थीम जिस पे वो पूरी पोएम लिखी वो यही है कि राशा सुंदरी देवी जो थी वो कितनी बहादुर थी, कितनी पेशेंस थी उनके अंदर। ठीक है, यू विल ऑल्सो बी एबल टू सी थ्रू इंदिरा सेंट पोएम हर ड्रीम हाउ अ विडो इन इंडिया फील्स अनवांटेड बिकॉज शी डज नॉट हैव अ हस्बैंड टू कंप्लीट हर सोसाइटी। तो हम कहाँ पे थे? How a widow in India feels unwanted because she does not have a husband to complete her, and society thinks that she is therefore inferior and inauspicious. ठीक है, इसका मतलब है जो इंदिरा सेंट की पोएम है हर ड्रीम, उसमें हम समझेंगे कैसे एक विडो इंडिया में फील करती है जब उनके हस्बैंड नहीं होते, हस्बैंड नॉट हेयर टू कंप्लीट हर, और वो सोसाइटी उनके बारे में कैसे सोचती है, वो हम पढ़ेंगे जो इंदिरा सेंट की पोएम है हर ड्रीम में। ओके, और हम इसमें क्या देखेंगे, ये आपको बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव कि इस पूरी यूनिट में क्या क्या होगा। तो एट द एंड ऑफ दिस यूनिट यू विल सी हाउ सोसाइटी फेवर्स मैन एंड ट्राइज टू कीप वुमेन अंडर कंट्रोल बाय डिनाइंग देम एजुकेशन एंड इक्वल स्टेटस टू मैन विदाउट होम दे आर मेड टू फील लाइक लेसर बिगेंस। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि कैसे पहले औरतों को अंडर कंट्रोल रखा जाता था आदमियों के, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें इक्वल स्टेटस नहीं दिया जाता था, वो हम इस बारे में पढ़ेंगे इस यूनिट में। इस पूरी यूनिट का ही आपने देखा था वुमेन स्पीकर, तो ये पूरी यूनिट के जो चारों, देखिए जो पूरे ब्लॉक का नाम ही वुमेन स्पीकर, तो पूरे जो इस ब्लॉक के चारों यूनिट है ना वो इसी पे आधारित होगी, मतलब इसी पे होगी कि औरतों के बारे में। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन है ये। ठीक है, और यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होगा 2.2 से, लक्ष्मी कैनन एंड राशा सुंदरी देवी। देवी होना चाहिए था वैसे तो लक्ष्मी कैनन इज़ अ वेल एस्टेब्लिश इंडियन राइटर हु राइट्स ऑन थीम सेंटर अराउंड वुमेन इशूज़। लक्ष्मी कैनन जो थी वो एक वेल एस्टेब्लिश इंडियन राइटर है, हमारी राइटर है जो किस पे राइट करती है, वुमेन इशूज़ पे, वुमेन इशूज़ के आसपास ही राइट करती है, जो उनके हक क्या है और ये सब चीज़ें। हर सब्जेक्ट्स आर मोस्टली मिडिल क्लास वुमेन, उनका जो सब्जेक्ट है वो मोस्टली मिडिल क्लास वुमेन होती है, जो आम घर की औरतें होती हैं, हु रेबल अगेंस्ट लिमिट्स इम्पोज्ड ऑन देम बाय सोसाइटी, जो लड़ रही होती है, जो सोसाइटी उन्हें इतने उनके ऊपर लिमिट्स लगा देती है, उन्हें क्या बोलते हैं, आप देखोगे आम घर की औरतों को, आज भी ऐसा होता है इंडिया में। देयर आर सो मैनी प्लेसेस जहाँ पे अगर आप वहाँ जाओगे रूरल एरियाज़ में, तो आज भी औरतों को बहुत दबा के रखा जाता है, उन्हें कुछ करने ही नहीं दिया जाता। तो उसी बारे में बात हो रही है कि कैसे आप किसी लेडी की उस पोजीशन को कैसे ठीक कर सकते हो, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो जो लक्ष्मी कैनन है वो बॉर्न हुई थी मैसूर में ऑन 13 अगस्त 1947। ये आपको याद करना है, अगर क्वेश्चन कुछ भी आएगा तो ये लाइन आपको डालनी है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना लक्ष्मी कैनन, तो अब ये बात ज़रूर याद रखना कि आपको बोलना है कि लक्ष्मी कैनन, इससे आपकी लाइन्स बन जाएंगी। और जितना अगर आपको जितना जैसे 100-150 शब्दों का आंसर लिखना है तो ये लाइन आप उसमें ऐड करोगे ना, और अगर
एग्जामिनर ने चेक करी तो उससे पता चल जाएगा कि आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, आपको पता है, आपने चैप्टर पढ़ा है, कि आपको पता है वो कहाँ पैदा हुई है, किस डेट के, तो ये याद कर लो, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये एक पॉइंट है, ठीक है, नोट है ये एक, कि लक्ष्मी कैनन बॉर्न इन मैसूर ऑन 13 अगस्त 1947. कैनन इज अमॉन्ग द pioneering Indian feminist writing from first hand observation and experience. She began writing in Tamil. ठीक है, आपको लिख लेना है कि वो मैसूर में पैदा हुई थी और वो इंडिया की फेमिनिस्ट राइटिंग है जो फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस से लिखती हैं. शी बिगन राइटिंग इन तमिल. उन्होंने पहले जब शुरुआत की थी बिगन तमिल में लिखना शुरू किया था, देन लेटर इन इंग्लिश, फिर बाद में उन्होंने इंग्लिश में लिखा था. ठीक है, इंग्लिश एज वेल. शी हैज़ ऑल्सो डन हर ओन ट्रांसलेशन ऑफ हर तमिल राइटिंग इनटू इंग्लिश. और उन्होंने खुद ट्रांसलेशन भी करी थी. ये चीज़ें आपको याद करनी है. अगर क्वेश्चन आता है कि कौन है लक्ष्मी कैनन, हु इज़ लक्ष्मी कैनन, तो आपको ये लिखना है कि वो कौन थी. वो मैसूर में पैदा हुई थी 13 अगस्त 1947 को. ठीक है, बहुत सिंपल है. जैसे 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था देश, तो उससे 2 दिन पहले पैदा हुई थी. ये बात याद रखनी है, तो ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा. 15 अगस्त 1947 को देश याद हुआ है, आज़ाद हुआ है, तो उससे 2 दिन पहले लक्ष्मी कैनन पैदा हुई है. ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो, तो याद हो जाएगा. और कहाँ थे हम, उन्होंने तमिल में लिखना शुरू किया क्योंकि वो वहाँ की थी. ठीक है, तमिल में लिखना शुरू किया, फिर बाद में उन्होंने इंग्लिश में लिखना शुरू किया. देन उन्होंने खुद जो तमिल की बुक्स लिखी थी उसको उन्होंने खुद ही ट्रांसलेट करा इंग्लिश में. ठीक है, शी हैज़ ऑल्सो डन हर ओन ट्रांसलेशन. मैंने आपको बता दिया. तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. कावेरी समथिंग विच ओन ट्रांसलेशन तमिल राइटिंग इनटू इंग्लिश. कैनन राइट्स अंडर हर तमिल pseudonym. ठीक है, एंड कावेरी समथिंग विच रिफ्लेक्ट्स हर fondness for the river. Kaveri with which has a strong spiritual connection. Her poems to reflect a lot of water and river images. अच्छा, जो कावेरी कावेरी समथिंग रिफ्लेक्ट्स कैनन राइटर हर फॉन्डनेस. कावेरी जो है उनके में आप देखोगे जो उनकी पहले पोएम्स लिखी थी उसमें काफ़ी सारी वाटर रिवर की इमेजेस को यूज़ किया गया है. ठीक है, उन्होंने कावेरी भी काफ़ी बारी जो कावेरी नदी होती है उसके बारे में बात करा है, बिकॉज उन्हें लगता है कि वो कितनी फॉन्डनेस है. कावेरी विच हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन. उनके साथ कावेरी नदी के साथ काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है. ठीक है, एंड अ मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ द पोइट्री. शी इज़ फाउंडिंग मेंबर. वो फाउंडिंग मेंबर थी governing body of the poetry society of India, and has had a distinction of being a jury member for the Commonwealth Winter Prize यूरेशिया. ठीक है, वो फाउंडिंग मेंबर थी पोइट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया की, और उनके बाद वो एक बीइंग अ जूरी मेंबर भी थी वो कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज़ यूरेशिया की. ठीक है, यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया. अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. लेट अस नाउ टॉक अ लिटिल बिट अबाउट राशा सुंदरी देवी. अब हम राशा सुंदरी देवी के बारे में पढ़ते हैं. अभी हमने किन के बारे में पढ़ा, कैनन, लक्ष्मी कैनन के बारे में, कनन के बारे में. अब हम राशा सुंदरी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो अगर आप अभी घर पे देख रहे हो तो मेक श्योर इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो इन पॉइंट्स को कि वो कौन थी. ठीक है, आपके पास बुक नहीं है, मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में देख लो, आपको फ्री बुक का लिंक मिल जाएगा. बट अगर आपके पास है बुक तो उसमें आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो और लिख सकते हो अपनी कॉपी में. और अगर आप गाइड से पढ़ रहे हो तो उसमें भी आप गाइड से पढ़ रहे हो तो फिर उसमें ऐसी चीज़ें लिखी होंगी. गाइड तो काफ़ी हेल्पफुल होती है, उसमें ऑटोमेटिकली आंसर्स लिखे होते हैं. तो अब हम राशा सुंदरी के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, आपने ऊपर का लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो वीडियो को बैक करके लिख लो प्लीज़. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आता है बार बार. इस यूनिट, ये जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक 4, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि वुमेंस वीक है और आज भी ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है इंडिया के अंदर. तो इसलिए इसके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जब भी आप इसका पेपर देने जाओ, तो इसे अच्छे से पढ़ लो. तो अब हम सेकंड पे पढ़ते हैं. लेट अस नोट. अब हम राशा सुंदरी देवी के बारे में पढ़ते हैं. द पर्सन हु वॉर्म कैनन हैज़ डेडिकेटेड हर पोएम Don't Wash. Let me tell you that 19th century in India, which Rasha Sundari was born, was a very exciting age where tradition were propped, questioning and rewritten. अच्छा, तो राशा जो सुंदरी देवी हैं उन्होंने कैनन को अपनी जो पोएम है डेडिकेट करी है लक्ष्मी कैनन को. डोंट वॉश ये पोएम का नाम है. ठीक है, आप लिख लोगे पोएम का नाम क्या है, डोंट वॉश, जो कि राशा सुंदरी देवी ने लिखी है. ठीक है, राशा सुंदरी देवी हैज़ रॉट a poem. Name is Don't Wash, and the person whom Canon has dedicated a poem. Okay.
तो जो लक्ष्मी कैनन है वो 19th सेंचुरी इन इंडिया विच राशा सुंदरी वॉज बॉर्न, सॉरी लक्ष्मी कैनन नहीं, राशा सुंदरी 19th सेंचुरी में पैदा हुई थी, ठीक है। और काफ़ी एक्साइटिंग एज में ट्रेडिशन जहाँ पे बहुत प्रॉप्ड होते थे, क्वेश्चनिंग एंड री रिटर्न। दिस एज इज़ नोन एज द एज ऑफ बंगाल रेजिडेंस एंड रिफॉर्मिज्म, ठीक है। ये बंगाल की रेजिडेंस का टाइम था, ठीक है, उनका रिफॉर्मिज्म का टाइम था जब वो रिफॉर्म हो रहा था बंगाल। अ टाइम व्हेन वुमेन्स राइट टू एजुकेशन वाज कैंपेन फॉर, वो टाइम था जब वो पैदा हुई, जब वुमेन के राइट्स के लिए, उनके एजुकेशन मतलब उनके एजुकेशन राइट के लिए कैंपेन होते थे। एंड रेजिस्टेंस टू चाइल्ड मैरिज ग्रो, चाइल्ड मैरिज जो होती थी उसके बारे में होते थे। ड्यूरिंग द 80s वुमेन वर लार्जली डिप्राइव्ड द एजुकेशन एट इज दैट इट वॉज वाइडली बिलीव दैट इफ़ अ गर्ल बिकम लिटरेचर हर हस्बैंड वुड डाई। ओ माई गॉड, ड्यूरिंग 80s ऐसा सोचा जाता था कि अगर एक जो लड़की है ऐसा सोचा जाता था, वाइडली बिलीव, इस बात को माना जाता था कि अगर एक लड़की लिटरेचर बनेगी तो उसका हस्बैंड डाई हो जाएगा, मतलब उसका हस्बैंड मर जाएगा, ऐसा 80s में सोचा जाता था, ठीक है। ये चीज़ लिख लो आप, ये काफ़ी पॉइंट है, अगर आप ये अपने आंसर में मेंशन करोगे ना तो जो एग्जामिनर है उसको लगेगा कि आप, ऑब्वियस सी बात है आपने पढ़ा है, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने पढ़ा है और आपको ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर के बारे में आता है, ठीक है। तो ये लिख लो कि ड्यूरिंग 80s ऐसा सोचा जाता था कि एजुकेशन एट वाज लाइक वाइडली बिलीव किया जाता था इस पे, दैट इफ़ अ गर्ल बिकम लिटरेचर हर हस्बैंड वुड डाई। दिस एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन प्रिविलेज एवरीवेयर, हर जगह यही एटीट्यूड होता था वुमेन के लिए, अमंग द रिच हाउस होल्ड एज वेल द पुअर वंस, मतलब कि अमीर घरों में भी यही सोचते थे और वहाँ के जो गरीब घर थे वहाँ पे भी यही सोचा जाता था। ओके, तो राशा सुंदरी वॉज बॉर्न इन 1810 इन द रिमोट विलेज ऑफ प्रबना इन ईस्ट बंगाल। तो राशा सुंदरी कब बॉर्न हुई थी? 1810 में, 1810 में पैदा हुई थी वो, ठीक है। 90s में वो लिखना शुरू कर दिया था उन्होंने, ठीक है। तो हम कहाँ थे? 1810 में पैदा हुई थी ईस्ट बंगाल में। शी हैड नो मेमोरीज ऑफ हर फादर, उनके पास कोई मेमोरी नहीं थी अपने पापा की, जो उनके पापा का नाम क्या था? पद्मलोचन, ठीक है, पद्मालोचन रॉय, हु डाइड व्हेन शी वॉज स्मॉल चाइल्ड। जब वो बहुत छोटी थी तब उनके डैड, मतलब उनके पापा की डाई हो गए थे, इसलिए उनके पास कोई मेमोरी नहीं अपने पापा की। देयर वॉज अ पाठशाला इन हर फादर्स हाउस विच वॉज मैनेज्ड बाय अ मिशनरी वुमेन। एक पाठशाला थी उनके पापा के घर में, लाइक हर फादर हाउस, जो कि एक मिशनरी वुमेन मैनेज करती थी। ओनली बॉयज़ वर अलाउड टू स्टडी हियर, वहाँ पे सिर्फ बॉयज़ अलाउड थे पढ़ने के लिए, ठीक है, सिर्फ लड़कों को अलाउ किया जाता था। थ्रू शी वॉज नॉट अलाउड टू अटेंड द स्कूल, इसलिए वो तो एक गर्ल थी ना, तो उनको अटेंड नहीं किया जाता था। राशा सुंदरी समहाउ लर्न सम बांग्ला एंड पर्शियन बाय बीइंग अराउंड इन द स्कूल विसिनिटी एंड ओवरहियरिंग दैट वाज बीइंग टॉट। तो जो राशा सुंदरी थी वो स्कूल के आसपास घूमती थी ताकि वहाँ पे जो पढ़ाई, वहाँ पे जो अंदर पढ़ाया जा रहा है वो सुनती थी बाहर से खड़े होके, इस वजह से उन्हें बंगला और पर्शियन लैंग्वेज आ गई थी, ठीक है, क्योंकि वो स्कूल के बाहर ऐसे कान लगा के कि अंदर क्या पढ़ाई हो रही है, क्योंकि उन्हें अंदर तो आने दिया जाता था, अंदर उन्हें आने नहीं दिया जाता था क्योंकि वो एक लड़की थी और यहाँ सिर्फ लड़कों को आने दिया जाता था। याद रखो ये सब लाइनें, ठीक है, ऐसा नहीं सुन के दिमाग से निकाल दो, ये मेन पॉइंट्स है। सिर्फ वहाँ पे जो पाठशाला थी सिर्फ बॉयज़ अलाउड थे वहाँ पे। राशा सुंदरी लड़की थी, गर्ल थी, इसलिए वहाँ वो नहीं जा सकती थी, तो वो बाहर से सुनती थी और वो सुन के उन्होंने बांग्ला और पर्शियन सीखी। ओके, इतना हो गया, आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लिया होगा। सो हर चाइल्डहुड केम टू एन abrupt end when she was married off at a tender age of 12 to a wealthy landlord नीलमणि रॉय। तो उनका बचपन तब ख़राब हुआ जब वो काफ़ी छोटी एज में, मतलब सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली थी एक वेल्दी, एक अमीर लैंडलॉर्ड से, एक अमीर ज़मींदार कहेंगे ना हम उसको, हाँ, एक अमीर लैंडलॉर्ड से शादी कर ली थी जिनका नाम था नीलमणि रॉय, ठीक है। याद रखना है आपको, किससे शादी की थी राशा सुंदरी ने? उन्होंने शादी की थी नीलमणि रॉय से, जो एक वेल्दी लैंडलॉर्ड थे, एट द एज ऑफ 12 साल की उम्र में। यू कैन ओनली बिगिन टू इमेजिन अ चाइल्डहुड ट्रॉमा ऑफ लिविंग द सिक्योरिटी ऑफ अ पेरेंटल होम टू लिव विद द स्ट्रेंजर्स वेयर शी वाज एक्सपेक्टेड टू मैनेज हाउस होल्ड चोर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि कितना उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा होगा उस टाइम, कि अपने फैमिली को छोड़ के
सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्हें किसी स्ट्रेंजर के साथ रहना पड़ेगा, और प्लस उनसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो घर संभाले, मैनेज करे वहाँ की उनके जो घर की चीज़ें हैं, जैसे एक शादी करने के बाद एक लड़की से किया जाता है। सो राशा सुंदरी देवी वॉज अ प्रिविलेज्ड हाई कास्ट हिंदू who was not expected to do anything then other than look after her family interest and serve them। इसका मतलब है राशा सुंदरी देवी थी, वो काफ़ी प्रिविलेज्ड हाई कास्ट हिंदू थी, who was not expected जो to do anything other than look after her family's interest and serve them। Her family after marrying was not ready to accept or accommodate her aspiration to education, and Rasha Sundari life is motivational because she dared to educate herself in the face of overwhelming odds। इसका मतलब जब उनकी शादी हो गई तो किसी ने अलाउ नहीं किया उन्हें पढ़ने के लिए, किसी ने नहीं कहा कि राशा सुंदरी पढ़ेंगी, पर वो खुद, उनमें इतनी हिम्मत थी, उन्होंने इतना डेयर करी थी, बहादुरी दिखाई कि वो खुद के लिए स्टैंड लिया कि नहीं मुझे पढ़ना है। हर लाइफ बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिकॉज ऑफ हर करेज टू ड्रीम एंड रियलाइज इट इन द फेस ऑफ स्टिफ अपोजिशन। अपोजिशन मतलब कि इस वजह से उनकी लाइफ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनी, बहुत ही ख़ास बनी, क्योंकि उन्होंने करेज था कुछ ड्रीम करने का और उसको रियलाइज़ किया, और उन्होंने सबको अपने जो उनके विरुद्ध थे उन सब के अगेंस्ट जाके पढ़ाई करी। शी हैड हार्डली एनी लीजर्स टाइम बट शी मैनेज टू प्रैक्टिस रीडिंग एंड राइटिंग इवन वाइल वर्किंग इन द किचन। उनके पास बहुत ही कम टाइम होता था, मतलब हार्डली उनके पास टाइम नहीं होता था, क्योंकि उनको घर के काम इतने होते थे, घर के काम, किचन के काम, खाना बनाना, सब चीज़ें जैसे औरतों को होती हैं, उस टाइम के बीच में उन्होंने उस टाइम को मैनेज करके अपनी रीडिंग और लिखने की और पढ़ने की प्रैक्टिस करी। ठीक है, आप देख रहे हो उस टाइम पे राशा सुंदरी देवी ने कितना स्ट्रगल किया पढ़ने के लिए, और आज आप लोगों को इतना ईजिली पढ़ने को मिलता है, उसके बाद भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, विच इज़ वेरी बैड। तो हम पढ़ते हैं, तो उन्होंने इतनी मेहनत से पढ़ाई करी। शी लर्न विद प्रैक्टिकली नथिंग, वो प्रैक्टिकली 2 शीट्स ऑफ रिटन पेपर एंड चारकोल, वो सिर्फ 2 पेपर थे उनके पास, उस पर वो चारकोल से लिखती थी, ऐसे पढ़ती थी। शी लेटर रिकॉर्डेड हर लाइफ इनक्रेडिबल स्टोरी इन हर मच सेलिब्रेटेड ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन, इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय वुमेन। ठीक है, फिर लेटर उन्होंने अपनी जो लाइफ थी उसकी स्टोरी को बताया, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने लिखी थी अमर जीवन में। ठीक है, और ये अमर जीवन क्या थी, इसको भी आप अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कर लो। अमर जीवन इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी थी, जो कि एक वुमेन ने लिखी थी। उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ एंड वीडियो को लाइक कर दो। सो राशा सुंदरी हस्बैंड एंड इन लॉज वो रिलीजियस माइंडेड। राशा सुंदरी के जो हस्बैंड थे और जो उनके इन लॉज यानी जो उनके सास ससुर थे, वो काफ़ी रिलीजियस माइंडेड थे। वेल राशा सुंदरी टू हैड अ रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड, मतलब राशा सुंदरी भी रिलीजियस थी। इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू रीड डिवोशनल वर्क फर्स्ट हैंड एंड होल्ड हर रेजोल्यूशन टू बिकम सेल्फ टॉट। एट द एज ऑफ 25 शी स्टार्टेड टीचिंग हर्सेल्फ टू रीड द अल्फाबेट्स। ओके, तो वो भी चाहती थी कि वो डिवोशनल बुक्स को पढ़े, बट उन्हें पढ़ना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने अपने आप को खुद पढ़ाना शुरू करा एट द एज ऑफ 25 एंड शी स्टार्टेड टीचिंग हरसेल्फ टू रीड द अल्फाबेट्स, ताकि वो पढ़ सके। उन्होंने अपने आप को टीच करना शुरू करा। लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ नॉट ईजी एंड लर्निंग इट ऑल बाय योर सेल्फ व्हेन नो वन सपोर्ट्स यू एंड यू आर प्रेस्ड फॉर टाइम इज़ इवन मोर टफ। मतलब अगर आप देखो किसी भाषा को समझना बहुत मुश्किल होता है, इट्स नॉट ईजी। अगर आपको मैं बोलूँ कि अभी जाके आप रशियन सीखो तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी टफ फॉर यू ना। आपको सिर्फ हिंदी आती है, इंग्लिश भी आती होगी काफ़ी स्टूडेंट्स को, पंजाबी, हम गाने सुनते हैं पंजाबी, वो भी आ जाती है। बट अगर मैं आपको कोई अलग सी भाषा सीखने को बोलूँ तो वो सच में बहुत मुश्किल है, और फिर तब ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी जब आपको खुद सीखनी हो और आपको किसी का सपोर्ट ना हो, और इनफैक्ट आपको कोई टाइम भी ना दे सीखने का। उस समय पे कुछ नया सीखना बहुत मुश्किल होता है। आप खुद इमेजिन करके देखो, आपको पता चलेगा कि वो कैसे थी। ठीक है, सो इट वॉज बाय एक्सीडेंट दैट हर हस्बैंड लेफ्ट अ कॉपी ऑफ द चैतन्य भगवद गीता इन द किचन। मतलब एक्सीडेंटली, मतलब अचानक, एक्सीडेंट को हम हिंदी में कैसे कहेंगे, वो एक ऐसी घटना थी कि उसके हस्बैंड कॉपी जो चैतन्य चैतन्य भागवत,
वो किचन में भूल गए या छोड़ के चले गए, ठीक है। शी क्विकली टोर अ पेज आउट ऑफ दिस बुक, उन्होंने फटाफट उसका एक पेज निकाला, एंड आर्म विद दिस पेज एंड पाम लीफ विच वॉज सन यूज टू राइटिंग, and armed with this page and palm leaf which her son used to writing. She practiced writing and taught herself the Bengali script. तो उन्होंने उसका पेज निकाला और फिर वो उससे खुद लिखती थी, उसकी कॉपी कर करके कि उसमें क्या लिखा उस पेज में, बंगाली स्क्रिप्ट लिखती थी, खुद उस चैतन्य भागवत को पढ़ के बंगाली में लिखने की कोशिश करती थी. शी ऑल्सो स्क्रिबल्ड ऑन द किचन वॉल्स विथ चारकोल स्टब्स यूज फॉर द लाइटिंग द फायर टू इम्प्रूव हर राइटिंग स्किल्स. तो वो चारकोल के जो होते हैं ना, चारकोल क्या बोलते हैं उसको, कोयला, उससे भी वो किचन में भी लिखती थी, फिर बाद में वो उसको जला देती थी ताकि किसी को पता ना चले, ठीक है. शी बिकम अ विडो एट द एज ऑफ 59. वो 59 एज की उम्र में विडो बन गई, मतलब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई जब वो 59 एज की थी. एंड सब्सिक्वेंटली स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर ऑटोबायोग्राफी. फिर तब वो अपने ऑटोग्राफी पे काम करना शुरू करा, विच इज़ अमर जीबान, विच हैज़ बीन प्रेज फॉर इट्स सिंपल एंड क्लियर प्रोज. अमर जीबान गिव्स अस एन अकाउंट ऑफ द contemporary village life and the position of women. It also makes us familiar with the writer's views on the various subjects and motivates us to understand how important it is to follow your dream and take a stand in your life. तो जो उनकी बुक थी अमर जीबान, वो एक्चुअली में हमें मोटिवेट करती है, हमें बताती है कि हम अपनी लाइफ में कितना कुछ कर सकते हैं. उनकी लाइफ में कितना स्ट्रगल था, उसके बावजूद भी उन्होंने खुद से पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, और कितना करेज था कि सबके अगेंस्ट जाके उन्होंने ये सब किया. और टाइम भी, हम कहते हैं ना आजकल के ज़माने में हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, पता नहीं क्यों कहते हैं हम ये. उनके पास एक्चुअली में टाइम नहीं था. किचन का काम, घर का काम, उनके बच्चे, उनका हस्बैंड, सबके पूरी फैमिली का काम करने के बावजूद भी उन्होंने अपने लिए टाइम निकाला. सो राशा सुंदरी देवी डाइड व्हेन शी वाज अराउंड 88 ईयर्स ओल्ड. तो राशा सुंदरी की डेथ हुई थी जब वो 88 ईयर्स ओल्ड की थी, अराउंड 80 ईयर्स ओल्ड की थी, leaving behind a legacy of inspiration and emancipation. अपने पीछे वो इतनी लेगेसी छोड़ के गई, इतनी इंस्पिरेशनल लेगेसी छोड़ के गई हैं कि आज उनकी बुक्स को पढ़ के अमर जीबान को काफ़ी औरतें मोटिवेट होती हैं कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है. तो ये हमने पढ़ा था राशा सुंदरी देवी के बारे में. होप आप भी मोटिवेट हुए पढ़ने के लिए, कि उन्होंने पढ़ने के लिए कैसे अपनी पूरी लाइफ कर दी. तो ये उनकी थी. एंड द टेक्स्ट फॉर राशा सुंदरी देवी, जो कि राशा सुंदरी देवी के लिए टेक्स्ट है, डोंट वॉश, ठीक है. ये वो टेक्स्ट है. नो, डोंट एवर क्लीन द वाटर, द डार्क सूटी वॉल्स. ये सब पूरा उनके बारे में टेक्स्ट, मतलब एक जो उनके लिए कविता लिखी गई थी. और इस पोएम का मतलब क्या है वो पूरा ये रहा. द पोएम डोंट वॉश इज़ रिटन बाय लक्ष्मी कन्नन टू ऑनर एंड पे ट्रिब्यूट टू राशा सुंदरी देवी. ये जो पोएम है वो लक्ष्मी कन्नन ने लिखी है राशा सुंदरी देवी को ट्रिब्यूट करने के लिए, ठीक है. जैसे हमने ऊपर पढ़ा था वही सब बातें इसके अंदर लिखी कि वो कितनी, राशा सुंदरी देवी कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुमेन थी, कितना उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करा, और स्ट्रगल करने के बाद वो यहाँ तक पहुँची. तो जो हमने अभी पोएम पढ़ी है उसका ये वही सब बातें इसमें समझाई गई है, इसमें एक पैराग्राफ में. एंड देन एक और पोएम है हर ड्रीम, ठीक है. ये जो पोएम है हर ड्रीम इज़ अ मूविंग पोएम इन विच द पोइट गिव्स अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ एन इंडियन विडो. हर ड्रीम है जो कि एक हमें रियलिस्टिक पिक्चर, एक सच्चाई दिखाता है इंडियन विडो की. जो इंडियन विडो होती है वो उसकी लाइफ कैसे होती है, उसकी सच्चाई हमें इस पोएम में लिखा गया है कि ऐसी होती है. मतलब कैसे एक इंडियन विडो को ट्रीट किया जाता है बाय सोसाइटी, ठीक है. ये पूरा उस पोएम के बारे में समझाया गया आपको. ये जो पोएम वाला चैप्टर है ना, ये जो पोएम ऐसा भी आता है क्वेश्चन पेपर में, आपको एक कंटेक्स्ट दे दिया जाता है, कॉन्टेक्स्ट, कि आप इतनी लाइन दे दी जाएगी, 4 लाइन, और आपको बोलेंगे इसके बारे में बताओ. तो उस 4 लाइन को पढ़ के ना बस आपको ये याद रखना है कि किसकी है. वो कहीं ना कहीं मेंशन होता है, कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है क्या बात हो रही है. तो आप अच्छे से उस पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा. मान लो अगर आपको इसी की कोई लाइन आ गई, जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा ऊपर, हमारी जो लाइन है हर ड्रीम, अगर हर ड्रीम की कोई लाइन आ गई तो उसमें क्या है, कॉन्सेप्ट है विडो का. तो आप तब बात कर सकते हो राशा सुंदरी देवी की कि वो 59 एज में विडो हुई थी, उसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया, ठीक है. ऐसे आप उस कंटेक्स्ट में भी वो लाइन को फिट इन कर सकते हो. तो
जो एग्जामिनर होगा उसको पता होगा कि आपने चैप्टर पढ़ा है, आपको पता है, ठीक है। तो लेट्स सम अप, मतलब हमने क्या क्या इस यूनिट में पढ़ा। हमने 2 पोएम देखी ऊपर, जिसके मीनिंग्स वही थे जो हमने ऊपर पढ़े। एक राशा सुंदरी देवी ने जो लक्ष्मी कनन जो उनको डेडिकेट किया था, वो पोएम थी, ठीक है। एंड हर ड्रीम क्या पोएम थी, विडो हु प्लेड ऑलवेज हैड अ सिंपल ड्रीम ऑफ बीइंग हैप्पी, मतलब फिर एक विडो की पोएम थी हर ड्रीम, कि मतलब एक विडो हमेशा से ये चाहती है कि अपने हस्बैंड के साथ खुश रहे, बट फॉर सम रीजंस, फॉर सम एक्सीडेंट्स वो ऐसे नहीं हो पाता, उनके हस्बैंड चले जाते हैं। तो उस बारे में है ये, ठीक है। अगर आपको कोई शब्द ना समझ में आए, जैसे ऊपर टेक्स्ट में लिखा है, तो ये उसके मीनिंग्स हैं, एंड ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मैं तो कहती हूँ अपने नोट डाउन में बुक नोट कर लो, क्योंकि ना ये वर्ड्स में क्या होता है, कभी कभी वो आपसे पूछ सकते हैं। वैसे तो ये BGLA में होता है यूजुअली, BGC में भी होता है, बट 131 में होता है, 2 में इतना नहीं होता, बट स्टिल आप इसको पढ़ लो, नो क्या पता इस बार ही आ जाए, ठीक है। ये वर्ड्स हैं, आपको इसके क्वेश्चन मीनिंग्स याद करने। जैसे चैटर का मतलब क्या होता है, गॉसिप, स्मॉल टॉक, ठीक है। फुल प्लेट मतलब क्या होता है, बिजी स्केड्यूल, ठीक है। एक बिजी शेड्यूल को फुल प्लेट कहते हैं। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल से जुड़ो। बहुत सारे अमेजिंग मैं आपके लिए लाने वाली हूँ पढ़ाई, और भी आई ट्राई, मैं और मेरी पूरी टीम ही कोशिश करेगी कैसे हम और आसान तरीके से आपको ये चीज़ें समझा सकें, क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी इग्नू की पढ़ाई आपको फ्री में इतने अच्छे से नहीं पढ़ाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।